आपने सही कहा कि मैं आपकी एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो मैंने वो 3-4 दिन पहले आपने की, उन्होंने कहा यार मजा जो है ना वो पाकिस्तानियों नाल ही होता है, इन्होंने मजा नहीं आया चीनिया नाल। वो लड़ाई, वो जो उसका हो ना, तेरी ऐसी थी तैसी, वो बॉर्डर के आर पार बातें कर लेना, बड़ी सेंसिटिव चीज है। और जिस तरह आपने कहा कि कोविड-19 की वजह से दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज नीचे आ रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, और हमारा भी यही हाल। हमारी तो इकोनॉमी पहले ही बहुत कमजोर है, मतलब उसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, हम तो लोन्स पे चल रहे हैं और लोन पे लोन लिए जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और पिछले कुछ अरसों से हमारे साथ यही चल रहा है। तो आप सवाल बड़ा जो है ना वो पिंच कर रहा है, और मैं उसका शायद किसी आंसर मुझे नहीं मिल पाया। मैं वो पहले तो वो करना चाहता हूँ, फिर मैं S-400 पे भी बात करना चाहता हूँ। देखिए कल साहब, मुझे पता है, मैं एक दफा पाकिस्तान के एक फॉर्मर DG-8 डिफेंस से मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने भी S-400 देखा है, वो देखने गए थे रशिया। पाकिस्तान भी जारी बात है इसको चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर लाइन है, तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा जो बॉर्डर है, उसके ऊपर हम थोड़े एक आधा जो डिफेंस सिस्टम ले लें, तो शायद हमें इतनी वो जरूरत ना पड़ेगी। तो शायद उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन एक S-400 $1 बिलियन का, आई मे बी रॉन्ग, मुझे इसका वो, आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी और बाइंग में नहीं हूं। तो कंसेप्ट 3400 किलोमीटर की आपकी ऑलमोस्ट सुना है कि बॉर्डर इंडिया चाइना के साथ है, 1600 किलोमीटर की आपकी बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ है। तो इन केस अगर इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है, और पिछले बहुत देर से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो ये आपका बनता है 5000 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों मुल्कों के साथ। तो कल सब इतने बड़े उस पे बॉर्डर पे अगर आप S-400 मिसाइल सिस्टम लगाना भी चाहेंगे, तो इज दिस पॉसिबल? ये तो बहुत बड़ी मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट है, जो कि जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह समझता, इंडिया तकरीबन मेरे सुनने में आ रहा है पिछले 10 सालों से $100 अरब अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में लगा चुके हैं। और वो ये सिपरी की रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, स्टॉकहोम बेस्ड एक थिंक टैंक है जो डिफरेंट मिलिट्री जो वो उसके सर्वे निकालता रहता है। सो आप समझते हैं 5000 किलोमीटर के ऊपर आप S-400 लगा पाएंगे, या कि इसको स्लोली स्लोली इसकी तरफ जाएंगे, या आपके जरिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि S-400 बॉर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं है। बॉर्डर कितने भी लंबे हों, कितने भी छोटे हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है। ये बहुत ही हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो टारगेट्स हैं उनको एक एंटी मिसाइल शील्ड प्रदान करता है। यानी कि अगर लड़ाई होती है चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो हमारे हाई मिलिट्री वैल्यू टारगेट जो पाकिस्तान के लिए वो दिल्ली है, वो वो बॉम्बे है। ये ऐसे दो उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये बहुत हाई वैल्यू, क्योंकि अगर मान लो कि कल न्यूक्लियर वॉर होती है और आप दिल्ली को तबाह करते हैं या बॉम्बे को तबाह करते हैं, तो फिर बहुत उसके नतायज गंभीर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये वाला मिसाइल सिस्टम हम लगाते हैं, तो 100 न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक साथ ट्रैक करके और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मकसद बॉर्डर पे लगाने का नहीं है, और बॉर्डर के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला भी नहीं होगा। हमला होगा तो हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर होगा, जहां पर आपका इकोनॉमिक नर्व सेंटर है, जहां पे आपकी गवर्नेंस सेंटर है, जहां पे आपकी इंडस्ट्रियल नर्व सेंटर है, वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लिया जा रहा है। और ये एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। जहां तक हिंदुस्तान के दिफा के ऊपर पैसे खर्च करने की बात है, तो हमारी इकोनॉमी काफी ठीक है। और इकोनॉमी होते के साथ ही, और हम लोग अपना जो जीडीपी जो खर्च करते हैं परसेंटेज, वो 1.6% जीडीपी है। और हम लोगों की मांग है कि कम से कम 2% जीडीपी होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है ये बात नहीं मानती है और बहुत कम खर्च कर रही है। इसकी बड़ी गिला है हम सबको। और तो ये इशू है, रिलेटिव है। अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम उसका बहुत कम परसेंटेज यूज कर रहे हैं, और जबकि हमें करना चाहिए तकरीबन 2% ऑफ जीडीपी। और जो जो चीजें जरूरी है दिफा के लिए, वो तो फिर खर्चा करना पड़ेगा। इसके लिए तो आप दूसरी तरफ मुंह नहीं मोड़ सकते।
बिल्कुल सही कहा आपने कि जारी बात है दिफाक के ऊपर तो उसके ऊपर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप S-400 से आप जो हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको बचाना मकसद है। बट एनी हो, मैं इसे किसी और लेंस से देख रहा था। और तो कल साहब ये बताएं कि ये जो हमने वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, को आइंदा आइंदा ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं उस पर हम जा रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो कल टॉक्स हुई है जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे चाइना और इंडिया के दरमियान, तो सुना को 11 घंटे वो टॉक्स चली हैं, तो क्या उसमें क्या डेवलपमेंट हो पा रही है? क्या जो जो चाइनीज मौकफ है कि जी इंडियंस आ गए हैं हमारी जगह पे, इंडियंस कहते हैं कि नहीं चाइना इसमें आ गया है, तो उधर कोई जो मिलिट्री लेवल पे तो टॉक्स हो रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक्स अभी मेरा ख्याल है कोई कहीं शुरू नहीं हुई। तो इसमें आप क्या देखते हैं, कोई इसमें कोई सैर हासिल इसका कंक्लूजन निकलेगा इन टॉक्स का, या दोनों ममालिक रिलैक्सेशन शो करेंगे, जिससे ये है कि कहीं ना कहीं चीजें डिफ्यूज तो किसी हद तक हो गई हैं? क्योंकि मैं किसी सहाफी से बात कर रहा था इंडिया में ही, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, वो लद्दाख में, तो वो कह रहे थे कि जी वॉर क्लाउड्स है इस वक्त लद्दाख में, बहुत सारा मैन एंड मटेरियल वहां पे ट्रांसफर हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि चीजें डिफ्यूज हुई हैं या हो पाएंगी इन टॉक से, या समझते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा? देखिए, चाइना को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओके, मैं इसको ऐसे करता हूं कि सबसे पहले चाइना ने हमारे परसेप्शन में आके पगोंगसो इलाके में फिंगर फोर पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो हमारे नजरिए से चाइना ने हमारे इलाके में घुसपैठ करी है। चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि LAC फिंगर फोर से जाती है और हम अपने इलाके में बैठे हैं। जहां तक गलवान का मामला है, जहां पर दोनों फौजों के बीच में थोड़ी झड़प भी हुई, वहां पर LAC के ऊपर परसेप्शन के ऊपर कोई मतभेद नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। वहां पर डिफरेंस सिर्फ ये था कि हमारे जो आपस में मुआहदे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर दोनों तरफ आप जो है परमानेंट सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, और भारी हथियारों के साथ में कोई एक्सरसाइज या कोई पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो उस चीज का वायलेशन किया था चाइना की तरफ से, और उसी के चलते चलते ये थोड़ी तनातनी हुई, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स और चाइनीज की खुद की जो रिपोर्ट्स है, एनीवेयर बिटवीन 35 to 55 उनके सैनिक मारे गए हैं। उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, तो पक्का नहीं कहा जा सकता कि वहां पे कितने सैनिक मारे गए। अब जो मुज़ाकरात हुए लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर 11 घंटे बातचीत चली, और हिंदुस्तान ने यह बोला है कि आप जो है 5 अप्रैल वाली जो पोजीशन है आप वहां पर जाएं, और चाइना की तरफ से थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन हिंदुस्तान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपको उस लेवल पर जाना ही पड़ेगा। और हमने जो अपनी तरफ से जो कार्रवाई शुरू करी है, हमने पूरे बॉर्डर को बहुत ही संजीदा तरीके से उसको हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। फौजें जो चाइना के मकसद से हैं वो उधर जा चुकी हैं, बिल्डअप हो रहा है दबादब। एयरफोर्स का एलिमेंट जो है बहुत एक्टिव है, और हमने वो पोस्टरिंग कर दी है, चाइना को बता दिया है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और आप अगर यहां से नहीं हटेंगे तो आगे की कार्रवाई जो है वो गंभीर हो सकती है। तो चाइना और हिंदुस्तान में अभी ये सहमति बनी है कि हम सिचुएशन को डिसएंगेज करेंगे और डिफ्यूज करेंगे। लेकिन अभी वो उसके जो निटिग्रिटीज है कि हम वो कैसे करेंगे और कैसे वो वे फॉरवर्ड होगा, वो अभी आगे आने वाले मुज़ाकरात और होने वाले हैं, और उसके अंदर तय होगा। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इस समय फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया की और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी बातचीत हो रही है, ऑनलाइन बातचीत है, जो मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा था। इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी जो है मुज़ाकरात करेंगे, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, इस प्रकार से बातचीत हो रही होगी या होगी। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर भी ये कार्रवाई चल रही है, और
ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया और चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर हाउस है। कोविड 19 के चलते चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है -5% दिखा रहा है, और इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो -3% पर चल रही है। दोनों ममालिक के लिए ये एक कोई ऐसा मौका नहीं है कि आप आपस में लड़ लेंगे और लड़के आप जीत जाएंगे, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, क्योंकि उसके नतायज जो है आपकी अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर पड़ेंगे, इकोनॉमी पर काफी गंभीर पड़ेंगे। तो ये चाइना भी समझता है और हिंदुस्तान भी समझता है। चाइना को ये थोड़ा सा एहसास हुआ था कि शायद वो इस प्रकार की कार्रवाई करके, जब इंडिया के अंदर कोविड 19 काफी जोरों पर है और इकोनॉमी काफी कमजोर है, तो वो शायद सोच रहा था कि वो दबाव डाल देगा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा है। और अभी ऐसे संकेत दे रहा है कि वो इंटरेस्टेड है इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी डीएस्केलेट करने की, और अभी इसके ऊपर कैसे इसकी परतें खुलती है ये टाइम बताएगा। और मेरे को उम्मीद है कि ये सिचुएशन जो है डीएस्केलेट हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह करे जी, मैं तो कहता हूँ डीएस्केलेट हो। देखें, आपने सही कहा, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी जो है और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी जो है सारी माइनस में जा रही है, बिजनेस बंद है, कुछ हो पा नहीं रहा। तो इस समय तो हमें और चीजों की तरफ देखना चाहिए, ना कि इस तरह की चीजें। लेकिन कल साहब एक इंटरेस्टिंग सवाल है और जो मेरे जेहन में आ रहा है कि वो ये है कि एक भी गोली नहीं चली, क्योंकि वहां भी आपका एग्रीमेंट हुआ है गोली ना चलने का। तो कल साहब मैं इस जानना चाहता हूं कि गोली ना चले और डंडे लाठी दोनों तरफ से चले, आपने उनके बंदे मारे, उन्होंने आपके बंदे, फौजियों की जानें चली गई, तो कल साहब इतनी बड़ी मिलिट्री मशीनरी का क्या फायदा अगर एक मुल्क जो है, चाइना की तो किसी को समझ ही नहीं है ना, वो तो ना जुबान आती है, ना मीडिया का पता चलता है, ना आम बंदा समझ। हमें पाकिस्तान भारत का हो तो बड़ी इजी पता चल जाता है, 1 मिनट में मीडिया लगाओ पता चल रहा है वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जर्नलिस्ट क्या बातें कर रहे हैं। चीन की तो समझ ही नहीं आई, किसी को भी नहीं, ना आपको पता चला होगा, आप भी उसको गूगल ट्रांसलेट में डालते रहे होंगे, हम भी डालते रहे होंगे भाई क्या बोल रहे हैं ये। तो ये बताएं कि दोनों तरफ से गोली नहीं चली, लेकिन एक चीज जो पता चली हमें, आप पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं करें, जो ओवरऑल एक इमेज डेवलप हुआ कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी उसमें चीन ने बढ़तरी रही। उसकी वजह यह है कि उन्होंने नंबर नहीं शो किए, आपने नंबर शो कर दिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी हैं, आपको जारी बात है लोगों को बताना है भाई कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे जवान वहां पे उनकी जाने चली गई, अब बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं छुपा नहीं सकते चीनियों की तरह। तो गोली ना चलने के बावजूद तकरीबन 140 करोड़ भारतीयों का जो मुराल है वो थोड़ा नीचे आया, बाद में ऊपर हुआ, वो चीजें बाद में ठीक होगी, वो किस तरह हुई, लेकिन एक दफा ये चीज हुई जरूर है कि भाई इसको डील कैसे करना। पाकिस्तान को आपको पता है, आपके एसओपी तैयार है कैसे डील करना है, एंज करांगे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन चीन के लिए आपके एसओपी तैयार नहीं थे। इस मुझे एक तो ये बात, सो गोली भी ना चले, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी आपकी कमजोर रही, इतना बड़ा मीडिया मशीनरी आपके पास है, तो ये कैसे करके चीजें होंगी आइंदा, इतना वेपन का क्या फायदा अगर आपने जंग जो है वो परसेप्शन और सायोप्स में ही हारनी है। मेरा सवाल गलत भी हो ये सकता है, बिल्कुल, परसेप्शन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये पहले शुरुआती कार्रवाई हुई तो हमारा जो हिंदुस्तान का जो परसेप्शन मैनेजमेंट था वो कमजोर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मैं अपनी सरकार को भी दोषी मानता हूं कि उसने वो क्लैरिटी जो रखनी चाहिए थी अ, आगे आकर खुलकर वो क्लैरिटी नहीं रखी। और उसका भी एक और कारण है, इंडिया की सरकार भी नहीं चाहती थी कि हम ज्यादा इसकी बातचीत करें और हालात और बिगड़ जाए, लेकिन वो हालात बिगड़ गए और 15-16 की रात को दोनों तरफ के फौजियों के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। और ये लड़ाई जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो किसमें कितना दम है वो वैसे पता लगा। और आपको पता है कि हमारे लोग देसी घी खाने वाले लोग हैं, तो वो जो भी कार्रवाई हुई वो जाहिर हुई। और
आपके पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तान के लड़के हो, ये सब उसी इलाकों से आते हैं, एक ही टाइप की डाइटें होती हैं इनकी, और ये बड़े तगड़े लड़के होते हैं। और इस लड़ाई में जो है, हम तो कभी छुपा नहीं सकते कि कितने लोग हमारे शहीद हुए, क्योंकि उनकी जो उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो आपको वापस करनी पड़ती हैं, तो आप उनको नहीं छुपा सकते। लेकिन इस पूरे साई ऑप्स में और परसेप्शन की लड़ाई में शुरुआती दौर में हमारा पल्ला थोड़ा कमजोर था, और वो कमजोर इसीलिए था कि जो सही खबर थी, जो सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी, वो नहीं आ रही थी, और लोग अपने अपने कयास लगा रहे थे और अपना अपना नजरिया पेश कर रहे थे। कंफ्यूजन सा हो गया था, और अभी थोड़ा सा माहौल कंट्रोल में आया है, और स्थिति अभी कंट्रोल में है ओवरऑल, अगर देखा जाए तो साइऑप्स और परसेप्शन मैनेजमेंट के चलते। बिल्कुल सही है कल साहब। वो जारी बात है कि वो एक बिल्कुल नहीं, हमें भी नहीं चीन का पता। आज अगर चीन का पता करना हो तो वो उनके, आपको पता है, उनके सेट पैटर्न वो है, ग्लोबल टाइम्स है, सीजीटीएन है, वो उनकी स्टेट के माउथ पीस हैं। वो जो बात करते हैं वो वही है जो रियासत की बात कर रहे हैं। हमें उनकी समझ ही नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारी दुनिया अब जो है वो मैंड्रेन और चाइनीज सीख रही है भाई, के पता करो यार ये क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनके अंदर अब इनके साथ कारोबार करना है, ये क्या चीनी मारते रहते हैं। हमें भी नहीं, इस्लामाबाद में हमें नहीं पता चलता। मैं जहां पढ़ता पढ़ाता हूँ वहां पे भी चीनी काफी होते हैं। तो ये लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आइंदा। लेकिन कल साहब एक बात बताएं, वे फॉरवर्ड में मैं पूछना चाहता हूं आपको कि हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान और भारत की लिमिटेड स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग इज पॉसिबिलिटी। ये बात की जाती है कि भाई कभी भी किसी वक्त हो सकता है, कारगिल में हो सकता है, एलओसी पे हो सकता है, वर्किंग बाउंड्री पे हो सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हो सकता है। तो क्या चाइना के साथ भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एलएसी के अलावा, क्योंकि अगर देखें हमने अगर एलओसी छेड़ेंगे तो आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ जाएंगे, तो अगर एलएसी छेड़ता है चाइना तो आप उसके इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई ऐसी चीज कर दें, इसका कोई पॉसिबिलिटी है? या ये चीजें आप समझते हैं कि पिछले इतने सालों से कभी कुछ हुआ नहीं है, तो चांसेस नहीं है कि इस तरह का लिमिटेड स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा? नहीं, इसका पूरा चांस है, और लिमिटेड स्केल की वॉर जो है चाइना और इंडिया के बीच में बिल्कुल मुमकिन है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारा 90% तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही है पूरा, कोई परमानेंट बॉर्डर ही नहीं है हमारा। तो बिल्कुल ये कार्रवाई हो सकती है। और आप ने चीमा साहब देखा होगा, इस पिछले 50 दिनों के अंदर एक भी मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं करी है। ट्रू। न्यूक्लियर वेपन बात करना अलग होती है और हकीकत अलग होती है, और ये हम सबको मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन जो है एक पॉलिटिकल वेपन है, मिलिट्री वेपन नहीं है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इस्तेमाल करेगा वो समझ लो खुद को भी तबाह करेगा और पूरी दुनिया को भी तबाह करेगा। तो इसको अगर कोई कर भी चाहेगा तो बहुत सारे लोग हैं उसको करने नहीं देंगे। आज की जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी हाई है कि आप न्यूक्लियर वेपन की तरफ अपने को देखेंगे भी तो भी लोगों को पता चल जाएगा अपने न्यूक्लियर वेपन को देख रहा है, कपड़ा लगा रहा है, चिमका रहा है, और उससे पहले कि वो कार्रवाई करे उसके ऊपर हरकत हो जाएगी। तो न्यूक्लियर वेपन हमेशा ध्यान में रखें कि वो एक पॉलिटिकल वेपन है, वो मिलिट्री वेपन नहीं है। और इस पॉइंट को मैं आगे रीएम्फसाइज करूंगा कि इंडिया और चाइना के बीच में इस 50 दिन में एक भी रेफरेंस आपको कहीं न्यूक्लियर वेपन का आ जाए तो आप मेरे को टोक सकते हैं। तो ये तो रही बात न्यूक्लियर हिसाब किताब की, इंडिया चाइना की। लेकिन इस न्यूक्लियर इस पूरे शैडो के अंदर बहुत सारा स्कोप है कन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ने का। और आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन होते हुए भी हम लोग डंडे और पत्थरों से लड़ रहे हैं। और तो लड़ाई जो है पत्थर से लेकर और बड़े से बड़े हथियार तक हो सकती है, और न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे। और ये हम लोगों को सबको मालूम है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक्शन हो सकता है, और इसके लिए हम लोग तैयार हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि हमारे भी यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है, बेसिकली मैंने अपना जो एमफिल का थीसिस है वो किया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे था। इंडिया पाकिस्तान पे एक ट्रीटी थी, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, जो कि अभी बनी नहीं है, जो उसकी मोडालिटीज तय हो रही थी। तो उसमें यही है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो वेपन ऑफ डिटरेंट है, डिटेरेंस का वेपन है वो, ताकि आप इसको रोक सकें जंग को, ये नहीं कि आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस खिते में चले गए, न्यूक्लियराइजेशन की एक और रीजन है। अच्छा कल साहब ये बताएं, मैं इंडिया के चाइना के हवाले से भी यही कह रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की होता है ना कि जंग हो सकती है लिमिटेड स्केल वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग हम कहते होते हैं, तो शायद इंडिया चाइना का भी हो, लेकिन उसका आपके बकौल पॉसिबिलिटी है भी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है इस तरह की चीजें हों, क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी हैं। कल साहब एक अहम चीज है वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी साहब की सियासत के हवाले से है, और अगर आइंदा फ्यूचर में भी उसको देखना है कि ये किस तरफ डायरेक्शन जाती है, कि क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एक बड़ी सेंसिटिव चीज है, और जिस तरह आपने कहा कि कोविड 19 की वजह से दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज नीचे आ रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, और हमारा भी यही हाल, हमारी तो इकोनॉमी पहले ही बहुत कमजोर है, मतलब उसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, हम तो लोन्स पे चल रहे हैं और लोन पे लोन लिए जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और पिछले कुछ अरसों से हमारे साथ यही चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें हमारा जैसा मुल्क जो है, जिसको जिसको डिफेंस के ऊपर मजबूरन खर्चा करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है उसकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि वो पॉलिटिकली पॉलिटिक्स के साथ बहुत अलाइन है, मतलब जो गवर्न जो जमात है बीजेपी, उसका जो ताल्लुक है वो नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। तो और खास करके पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत है, लेकिन चाइना के हवाले से नजर नहीं आया। चाइना के हवाले से एक और पर्सपेक्टिव हमें बीजेपी का और जो जमात का, हुकूमती जमात का नजर आया। तो आप समझते हैं कि कहीं जाके ये जो डिस्कनेक्ट होगा पॉलिटिक्स का नेशनल सिक्योरिटी के साथ, या आप समझते हैं पूरी दुनिया में ट्रंप भी ऐसे करता है और ममालिक भी करते हैं, तो ये सियासी जमातों के जीतने का एक टूल होता है, ये कंटिन्यू रहेगा? देखिए चीमा साहब, जितने भी राइट विंग की गवर्नमेंट होगी, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में शी जिनपिंग की हो, या हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की हो, ये नेशनलिज्म के ऊपर ही चलते हैं। चाहे वो आपकी इंग्लैंड की अभी वाली जो जमात हो, इनका सारा जो बेसिस है वो नेशनलिज्म के ऊपर है, और नेशनलिज्म के ऊपर अगर बेस होगा तो नेशनल सिक्योरिटी उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगी। जहां तक इंडिया और पाकिस्तान का और इंडिया और चाइना का सवाल है नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया और पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही लोग बड़ी जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो जो ये पूरा इलाका है, ये 5000 साल से हम एक ही है, और आज मैं और आप भी बात कर रहे हैं वो इसी वजह से है कि हम 5000 साल से हम एक ही हैं, और हमारा आपका डीएनए भी एक ही है। ये हकीकत है। अब उसको कैसे भी सियासत के हिसाब से देख ले, तो हम लोगों की जो आपस की जो वो कहानी है उसमें बड़ा मजा आता है। तो चाइनियों के साथ में वो जो झगड़ा हो रहा है उसमें वो मजा नहीं आता है, और वहां पे काम बड़ा संजीदा होता है, वहां पे हल्ला शेरी और उड़ाई से काम नहीं होता है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले में नरेंद्र मोदी बहुत सीरियस है, चाइना के लिए भी। उनका जो आपने देखा होगा जिस तरीके से वो इसको सटली डील कर रहे हैं, और मैसेजिंग बड़े एहतियातन तौर पर दे रहे हैं, और मजबूती के साथ में, जैसे वो अब खड़े हो गए चाइना के सामने, वो लोगों को महसूस होने लगा है। लेकिन शुरू में हिंदुस्तान के अंदर भी ये परसेप्शन बन रहा था कि नरेंद्र मोदी थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन जब से ये 15-16 तारीख की घटना हुई है जून की, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, उसके बाद से नरेंद्र मोदी एक दूसरे तरीके से इमर्ज होके आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होता है तो लाला लाला बहुत होती है, और टेलीविजनों पे भी बड़ी जंगें होती हैं, और बहुत ही बल्ले बल्ले माहौल हो जाता है।
वैसे वाला माहौल नहीं है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव माहौल है। और ये लोगों को समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही मजबूती से चाइना के सामने अब खड़े हो गए हैं। यानी कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब चाइना के सामने खड़े हो गए हैं। आपने सही कहा कि मैं आपकी एक ट्वीट पढ़ रहा था, तो मैंने वो 3-4 दिन पहले आपने की, उन्होंने कहा यार मजा जो है ना वो पाकिस्तानियों नाल ही होता है। इन्होंने मजा नहीं आया चीनिया नाल। वो लड़ाई, वो जो उसका हो ना, तेरी ऐसी थी तैसी, वो बॉर्डर के आर पार बातें कर लेना। आपने वो डीएनए की हाँ, बात की ना, कि वो कल्चर, वो तारीख, भले बॉर्डर बीच में लग गए, हम थे तो एक ही, हमारा कल्चर एक था, हम भी बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जो कि इंडियन कल्चर से थे और हम वो करते हैं। और हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी मानते नहीं है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो कल्चर खित्ते का कल्चर होता है ना। अब भले हम मुसलमान हैं, लेकिन हम अरबों का कल्चर तो यहाँ लेके नहीं आ सकते। हम गए सऊदी अरब का कल्चर इतने ले आइए, दैट इज नॉट पॉसिबल, एटलीस्ट बिकॉज हमारा इस खित्ते का कल्चर है। जैसे अभी मैं एक जहां रहता खित्ते हूँ, का कल्चर है। खित्ते का कल्चर। एक, अब हाँ, हाँ एक जी, खित्ते का कल्चर होता है। उसको किसी मुल्क के साथ में जोड़ना नहीं चाहिए। वो एक इलाकाई कल्चर होता है। अ, जैसे पंजाबी कल्चर है, सिंधी कल्चर है, बलूची कल्चर है, पठानी कल्चर है, इधर बंगाली कल्चर है, मद्रासी कल्चर है, आपका दिल्ली का इलाकों का कल्चर है, राजस्थानी कल्चर है। तो ये इलाकों के कल्चर होते हैं और ये पूरा कल्चर सारे मिला के एक खित्ता बनता है। ट्रू। और अब इस खित्ते को कैसे जोड़ता है? हमारा जायका, हमारी जुबान, हमारे हमारा पहनावा, हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारी रिश्तेदारी है, वो उसी तरीके से चलती है। चाहे इसमें आप और भी मुल्क बना लें, कुछ कुछ भी कर लें आप, लेकिन जो रहना, खाना, पीना, बोलना, वो बदली नहीं हो सकता। वो ऐसे ही रहेगा। वो जो कहानियां जो बचपन में आप और हमने अपनी दादी नानियों से सुनी होगी, वो सेम ही है। उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो सभी कुछ सेम है। इसीलिए आपके साथ में लड़ाई लड़ने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कुछ समझ में आती है, उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। और एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह पता होता है कि हम कैसे सोच रहे हैं, और अब हम ऐसे करेंगे तो फिर अगला कैसे करेगा, ये हमको बड़ा क्लियरली पता होता है। क्योंकि चाइनियों के साथ में वो फिर फॉरेन कंट्री टाइप वाली बात होगी कि विदेशी टाइप हो गया काम। यहाँ पे अपना ऐसे लगता है कि देसी प्रोग्राम है।